बुद्धि, कर्म व साहस की धनी प्रतिभाएं। ऑडियो नंबर 5। कर्मयोगी हचिसन। अमेरिकी सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक टॉमस एल्वा एडिसन अपनी प्रयोगशाला में किसी प्रयोग में व्यस्त थे। दृष्टि ऊपर उठाई तो सामने एक नवयुवक को खड़ा देखा। एक ही साथ कई प्रश्नों को सुनकर भी वह चकराया नहीं। कहाँ अध्ययन कर रहे हो, किस विषय में अधिक रुचि है, पढ़ लिख कर क्या बनने का स्वप्न देख रहे हो? बचपन से मेरी इच्छा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने की है, इसलिए स्कूल की पढ़ाई समाप्त कर इंजीनियरिंग कॉलेज में अध्ययन कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग की परीक्षा पास कर यदि आपकी प्रयोगशाला में प्रधान इंजीनियर का पद प्राप्त हो जाए तो आप जैसे वैज्ञानिक से बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा और अनुसंधान कार्यों में आपकी सहायता भी कर सकूंगा। उस अपरिचित जिज्ञासु की बात सुनकर एडिसन बड़े खुश हुए। एक क्षण को अपने विचारों में निमग्न होते हुए वे बोले, तुम्हारे विचारों का मैं स्वागत करता हूं। तुम्हारी महत्वाकांक्षा भगवान पूरी करे, पर मैं अपनी प्रयोगशाला में उसी व्यक्ति की नियुक्ति करना चाहता हूं जो विज्ञान के क्षेत्र में एक आविष्कार करके दिखा सके। यह छात्र माइल्स था, जो बड़े होने पर विज्ञान जगत में डॉक्टर माइल्स रीश हचिसन के नाम से विख्यात हुआ। उस दिन तो वह युवक माइल्स अपने घर लौट आया, पर उसके सामने का मार्ग अब बिल्कुल साफ था। उसे अपने लक्ष्य के निर्धारण में अब किसी प्रकार की कोई कठिनाई होने वाली न थी। उसने अपने विद्यार्थी जीवन में कतिपय ऐसे व्यक्तियों को देखा जिन्हें कान से कम सुनाई पड़ता था। सोचने लगा, यदि ऐसे व्यक्तियों के प्रति कुछ सेवाएं दी जा सकें तो उनके जीवन को और उपयोगी बनाया जा सकेगा। उस समय तो इंजीनियरिंग का विद्यार्थी था, अतः चिकित्सा क्षेत्र में शोध करने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि ज्ञान की यह दोनों शाखाएं बिल्कुल अलग हैं। इंजीनियरिंग की परीक्षा उत्तीर्ण की और कान की बनावट का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए अल्बामा मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया। विषय का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर उस उत्साही नवयुवक ने मेडिकल कॉलेज से विदा ली और बहरों के लिए यंत्र बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया। कई महीनों के अथक परिश्रम के बाद उन्हें सफलता मिली और विद्युत की सहायता से ऐसा यंत्र तैयार कर लिया गया। इसका नाम अकाउंट स्टीफन रखा गया। उन दिनों ग्रेट ब्रिटेन की महारानी अलेक्जेंड्रा को अपने कानों से कम सुनाई देने लगा था। उन्हें जब यंत्र बनने की खबर मिली तो उन्होंने भी डॉक्टर हचिसन से वह यंत्र मंगवाया। इतने से ही उन्हें संतोष न हुआ तो उन्होंने हचिसन को लंदन बुलाकर सार्वजनिक अभिनंदन किया। अब डॉक्टर हचिसन एडिसन की प्रयोगशाला में पहुंचे। उन्होंने देखा जैसे उनकी प्रतीक्षा की जा रही है। उन्हें वहां काम करने का अवसर मिलने लगा। वह एडिसन की पूरी सहायता करने लगे। दोनों वैज्ञानिक 18-18 घंटे कार्य में व्यस्त रहते थे। हचिसन का जीवन कर्ममय हो गया था। जब कभी अधिक काम होता तो वह प्रयोगशाला में ही विश्राम करते, वहीं खाते पीते। यद्यपि उनका घर प्रयोगशाला के बिल्कुल निकट था, फिर भी वे कभी 2-4 मिनट से अधिक को न जाते थे, जिसके कि चलते हुए कार्य में किसी प्रकार की बाधा न पड़े। आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने अपने जीवन में केवल 3 दिन का अवकाश ही लिया। शेष सारा समय विज्ञान के लिए समर्पित किया। भला ऐसे श्रमनिष्ठ व्यक्ति जिस कार्य में हाथ डालेंगे वह पूरा क्यों न होगा। एक अपराजेय देशभक्त खान अब्दुल गफ्फार खां। विवेकवान वे ही व्यक्ति कहे जाते हैं जो समझ में आ जाने पर ठीक बात को एक बार में ग्रहण कर सदा सर्वदा के लिए गांठ बांध लेते हैं और गलत बात को सदा सर्वदा के लिए त्याग देते हैं। सरहदी गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां उन्हीं विवेकवान व्यक्तियों में से हैं। गरम खून वाली उस पठान जाति में जन्म लेकर भी जिसके शब्दकोश में अहिंसा का बोधक कोई शब्द कभी नहीं रहा और जो सदा से शक्ति और शस्त्र में ही विश्वास रखने वाली रही है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने जिस दिन महात्मा गांधी के संपर्क से शांति और अहिंसा की महत्ता समझी, उस दिन से सदा सर्वदा के लिए एक शांत संत की तरह अहिंसावादी बन गए और उस
व्रतभंग की हजारों परिस्थितियां आने पर भी अपने सिद्धांत पर अचल और अडिग बने रहे। खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के एक संपन्न पठान परिवार में जनवरी 1890 को हुआ। इनके पिता पेशावर के निकट उद्यान जय गांव के जागीरदार थे और क्षेत्र में उनका बहुत प्रभाव था। सीमा प्रांत का यह पठान परिवार प्रारंभ में साम्राज्यवादियों का अनुयायी था, किंतु जब देश की स्वाधीनता का आंदोलन छिड़ा और महात्मा गांधी का नया राजनैतिक दर्शन प्रकाश में आया तो यह परिवार भी सत्य को स्वीकार किए बिना न रह सका। पूरे परिवार ने अन्यायप्रिय साम्राज्यवादियों का साथ छोड़ दिया और स्वदेश स्वाधीनता के झंडे के नीचे आ गया और एक बार फिर जीवन भर स्वाधीनता संग्राम के सैनिक बनकर विदेशी ताकतों का उत्पीड़न सहन करते रहे। उन्होंने देशभक्ति की वेदी पर अपनी जागीर, स्वाधीनता, सुख सुविधा और सारी संपत्ति बलिदान कर दी और फकीरी धारण कर जेल और जुल्म सहने का स्वाद लेते रहे। इस परिवार के पुत्र रत्न खान अब्दुल गफ्फार खां देश के लिए जिस विनम्रता, शांति प्रियता और अहिंसा का परिचय देते हुए शासकों का अपमान और अवहेलना सहना अपना कर्तव्य समझते रहे, वे कितने स्वाभिमानी और सहनशील थे, इसका पता इस एक ही बात से चल जाता है। उद्यान जय से मिडिल की परीक्षा पास करने के बाद खान अब्दुल गफ्फार खां ने मिलिट्री में जाने का निश्चय किया। उन्होंने अपना पूरा परिचय लिखकर प्रार्थना पत्र भेजा और वे तुरंत बुला लिए गए। नाप जोख और तोल में अनफिट होने का प्रश्न ही नहीं था। अंतिम डॉक्टरी जांच में भेज दिए गए। वहां अपनी बारी आने की प्रतीक्षा में धैर्यपूर्वक बैठे थे कि तब तक एक अंग्रेज अफसर ने एक हिंदुस्तानी सिपाही से कुछ अपमानजनक व्यवहार कर दिया। बस युवक गफ्फार खां का स्वाभिमान जाग उठा और वे उस अफसर से एक हिंदुस्तानी होने के नाते टूट पड़ने को तैयार हो गए, किंतु कुछ लोगों ने बीच में पड़कर मामला वहीं रोक दिया। खान अब्दुल गफ्फार खां का मन मिलिट्री की नौकरी से फिर गया और वे घर वापस चले आए। इस स्वाभिमानी पठान युवक ने जब सत्य, शांति और अहिंसा की महत्ता हृदयंगम कर ली तो उसके निर्वाह में महात्मा गांधी की समकक्षता में जा पहुंचा। संसार में सिद्धांत शूर और व्रतवंत व्यक्ति ऐसे ही धीर पुरुष कहलाते हैं। मिलिट्री की नौकरी से इनकार कर देने पर इनके पिता ने इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए विलायत भेजने का निश्चय किया। इस पर माता ने विरोध करते हुए कहा कि मेरा एक लड़का तो विलायत जाकर हाथ से निकल गया, अब मैं इस एक लड़के को उस रास्ते कदापि न जाने दूंगी। निदान इनका इंग्लैंड जाना स्थगित हो गया। यद्यपि खान अब्दुल गफ्फार खां एक जागीरदार के बेटे थे, घर में किसी बात की कमी न थी। धन संपत्ति, जमीन जायदाद और मान सम्मान सब कुछ था। चाहते तो घर बैठे ऐशो आराम की जिंदगी बिता सकते थे, किंतु उन्हें घर बैठकर खाना पीना और मौज उड़ाना पसंद न आया। वे कुछ ऐसा काम करना चाहते थे जिससे वे व्यस्त भी रहें और जनता का कुछ हित भी होता रहे। निदान वे पेशावर के एक मकतब में चले गए और वहां कुरान और हदीस आदि धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन करने लगे। कुछ समय तक मकतब की सेवा करने के बाद वे फिर अलीगढ़ आकर उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय में भर्ती हो गए। अलीगढ़ विश्वविद्यालय उन दिनों मुसलमानों में सांप्रदायिकता भरने का एक बड़ा केंद्र बना हुआ था। जब विश्वविद्यालय में कट्टरपंथी और सांप्रदायिक विष से विकृत मुसलमान नवयुवकों ने अपने बीच एक सरहदी पठान नौजवान को आया देखा तो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने सोचा इसको सांप्रदायिक विष से भरकर सरहदी सूबे में सांप्रदायिकता फैलाने का यंत्र बनाना चाहिए। अस्तु उन्होंने खान से वैसी बातें करनी और पाकिस्तान का स्वप्न दिखलाना शुरू कर दिया, किंतु उस सच्चे मनुष्य पर देशद्रोह का रंग न चढ़ सका। उसकी समझ में बिल्कुल न आया कि आखिर यह सब लोग हिंदू मुसलमानों के बीच दुश्मनी और देश के विभाजन में किस हित का स्वप्न देखते हैं। उसे उनके विचार देशद्रोह से दूषित लगे और उसने उन सब का साथ छोड़ दिया। तथापि उसके मस्तिष्क में
राजनीति के बीच पड़ चुके थे। खान अब्दुल गफ्फार खान ने अलीगढ़ में रहते हुए मौलाना आज़ाद का अखबार अल हिलाल पढ़ना शुरू किया। उन्हें इस अखबार की विचारधारा ठीक मालूम दी और वे उन्हीं विचारों में दीक्षित होते चले गए। अध्ययन, अनुभव, मनन और देश की आवश्यकता तथा विदेशियों की नीति देखकर खान अब्दुल गफ्फार खान के हृदय में राष्ट्रीयता की भावना जाग उठी और वे स्वदेश की स्वाधीनता के लिए कुछ करने के लिए उत्सुक होकर वापस चले आए। राष्ट्रीय प्रकाश लेकर 1911 में घर आने पर उन्होंने राजनीति के नाम पर सोती हुई पठान जाति को जगाना शुरू कर दिया। उन्हें इस बात पर बड़ी लज्जा आई कि साहस तथा वीरता की धनी पठान जाति स्वाधीनता के लिए कुछ न करती हुई मोह निद्रा में सोती हुई अंग्रेजों के जाल में फंसी हुई है। सरहदी पठानों में जागृति लाने के लिए उन्होंने जो सबसे पहला काम किया वह था शिक्षा प्रसार। खान अब्दुल गफ्फार खान ने न केवल स्थान स्थान पर स्कूल ही स्थापित कराए बल्कि स्वयं भी पाठशालाएं लगाते थे और उनमें अक्षर ज्ञान देने के साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा भी देते थे। 8 साल के अविराम परिश्रम के बाद उन्होंने पठानों के बीच जागृति पैदा कर दी और उन्हें इस योग्य बना दिया कि वे स्वाधीनता, अपने अधिकार और देश व समाज के प्रति अपना कर्तव्य समझ सकें। 1919 में जब गांधी जी का आह्वान गूंजा और देश भर में स्वतंत्रता का आंदोलन चल पड़ा, तब खान अब्दुल गफ्फार खान ने सरहदी पठानों को उठाया और लाखों जनसमूह के बीच विदेशी सरकार की कड़ी आलोचना की। उसी सभा में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में पठानों को मर मिटने का निमंत्रण दिया। उनका आमंत्रण पाकर पठान संगठित हो उठे और सरहद पर स्वतंत्रता का सिंहनाद गूंजने लगा। अंग्रेजों के लिए यह एक नया अनुभव था। उन्हें स्वप्न में भी विश्वास न था कि उनकी नीति के जादू से बंधे सीमांत प्रदेश के पठान भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित हो सकते हैं। उन्होंने सरहदी विद्रोह का मुख्य हेतु खान अब्दुल गफ्फार खान को समझा और उन्हें गिरफ्तार कराकर जेल में डलवा दिया। खान अब्दुल गफ्फार खान के व्यक्तित्व से सरकार इतनी डर गई कि उसने इस नरसिंह को बांधने के लिए एक विशेष प्रकार की हथकड़ी बेड़ियां बनवाई थीं। खान अब्दुल गफ्फार खान ने जेल जीवन का समय यों ही पड़े पड़े नहीं खो दिया। उन्होंने इसका पूरा पूरा लाभ उठाया और उसका उपयोग गीता तथा बाइबल के गहन अध्ययन में किया। इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी की आत्मकथा और उनके राजनीतिक दर्शन का भी गूढ़ अध्ययन किया। निष्पक्ष तथा निर्विघ्न अध्ययन से उन्हें इन सद्ग्रंथों का सारतत्व हृदयंगम हो गया और वे अब वास्तविक रूप से सत्य, शांति, अहिंसा और प्रेम के अनुयायी बन गए। तो फिर एक बार ग्रहण करने के बाद उसे जीवन भर नहीं छोड़ा। जेल से छूटने के बाद वे फिर देश और समाज की सेवा में लग गए। चार सद्दा आश्रम और खुदाई खिदमतगार नाम के 2 आश्रम उन्होंने चलाए। ये आश्रम लगभग भारतीय आश्रम जैसे थे। इनमें सूत काटने का कार्य तो नियमित रूप से चलता ही था, साथ ही नित्य ही ईश्वर प्रार्थना और राष्ट्रीय शिक्षा का आयोजन भी था। सत्य, अहिंसा और शांति का नियमित पाठ इस आश्रम में पढ़ाया जाता था। साधारण शिक्षा के अतिरिक्त 4 सद्दा आश्रम में ऐसी व्यवहारिक शिक्षा भी दी जाती थी जिसे पाकर शिक्षार्थी जीवन में स्वावलंबी बनकर सम्मानपूर्वक अपनी आजीविका कमा सकें। यह आश्रम पठानों का वास्तविक भारतीयकरण करने का एक सार्थक केंद्र था। खुदाई खिदमतगार नामक का संगठन और कुछ नहीं था, देश तथा समाज के सेवकों का एक संगठन था। इसके स्वयंसेवक खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में देश के अहिंसात्मक आंदोलनों में तो भाग लेते ही थे, आवश्यकता पड़ने पर पीड़ितों तथा दुखी लोगों की सहायता भी करते थे। सरहद की इन दोनों संस्थाओं ने वहां पर विदेशी शासन के विरुद्ध एक प्रचंड वातावरण तैयार किया, जिससे उस महत्वपूर्ण स्थान से अंग्रेजों के पैर उखड़ने लगे। अस्तु सरकारी कूटनीतिज्ञों ने लोभी नेताओं को खान अब्दुल गफ्फार खान को सच्ची राष्ट्रभक्ति से विरत करने की प्रेरणा दी
लीग के बड़े बड़े नेताओं ने उनसे संपर्क स्थापित किया, उन्हें पाकिस्तान बनने के फायदे दिखलाए, इस्लाम और मुसलमानियत का वास्ता दिया और यहाँ तक कहा कि वे हिंदुओं के संगठन कांग्रेस का साथ छोड़कर लीग में शामिल होकर पाकिस्तान बनवाने में सहायता करें, तो उन्हें पाकिस्तान सरकार का सर्वोच्च पद जीवन भर के लिए उन्हें दे देंगे और यदि चाहेंगे तो उनका राज्य ही स्वतंत्र रूप से पृथक बनवा देंगे। किंतु सिद्धांत तथा सत्य के धनी खान अब्दुल गफ्फार खां उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आए और सच्चे मन से भारत माता की सेवा में लगे रहे। इस आराधना के लिए उन्हें काफिर, गैर मुसलमान और इस्लाम का शत्रु भी कहा गया और तरह तरह से अपमानित और लांछित किया गया, किंतु वे अपने व्रत से जरा भी विचलित न हुए। सरकार ने उनकी सारी जमीन, संपत्ति तथा जीवन के साधन छीन लिए, पर उन्हें ना विचलित होना था और ना वे विचलित हुए। 1921 के असहयोग आंदोलन से तो उनका जीवन जेल में ही कटने लगा। जेल में उन्हें तरह तरह के त्रास और यातनाएं दी गईं। उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। बहुत बार उन्हें अनशन करना पड़ा, किंतु जिस महान पद पर वे अपना चरण बढ़ा चुके थे, उससे तिल भर पीछे हटना उन्होंने सीखा ही न था। राजनीतिक दुर्भाग्य से पाकिस्तान बन गया और खान अब्दुल गफ्फार खां की कर्मभूमि सीमांत प्रदेश पाकिस्तान में चला गया। पाकिस्तान बन जाने पर वहां की सरकार ने पुनः पदों का लालच देकर उन्हें व्रतच्युत करना चाहा, किंतु उन्होंने पाकिस्तान को मान्यता प्रदान न की और पख्तूनों की मातृभूमि सीमांत प्रदेश को पाकिस्तान से स्वतंत्र कराने के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया, जो अब तक चल रहा है, जिसके लिए उन्हें जेल में जीवन बिताना पड़ रहा है। यदि वे चाहते तो सिद्धांत की कीमत पर पाकिस्तान के साथ होकर वहां की सरकार में मनमाना पद ले सकते थे, अथवा भारत में स्थानांतरण कर जेल व जुल्म से तो बच ही सकते थे। साथ ही जहां स्वतंत्रता के बाद अवसरवादियों ने दोनों हाथ लाभ लूटे हैं, वे भी उच्च से उच्च पद पा सकते थे, किंतु जिसका जीवन ही सत्य के लिए संघर्ष करते रहने के लिए समर्पित हो चुका है, जो समाज तथा देश की सेवा के लिए जीवित है, वह प्रलोभन को क्या महत्व देगा।